जो है आपको कहीं भी और नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ फैक्ट पे बात करता हूँ। और जैसे कि मैंने बात किया था कि हाउ टू बिकम ए सीएचओ, तो सीएचओ बनने के लिए जो है ना आपको क्या चाहिए, सब से जो है उनको सैलरी पे करते हैं और उनको ये जो डेजिग्नेशन दिया जाता है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और इस तरीके से वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी बोल रहा हूँ, कोई भी इतनी बेहतर से एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। पीछे भी एक डिप्लोमेटिक आइडिया है गवर्नमेंट का, और उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है ना। तो मैं आपको बेटर, अब कुछ भी गलती हुई तो आपके सर फटेगा, उसमें कोई किसी को बोल नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है अभी हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकेश राजवीर है और आपका इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बड़ा ही रिकमेंडेड है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि कई लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एक बहन ने मुझे सजेस्ट करने के लिए कहा था कि उसको बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में थी कि वेदर सी शुड गो फॉर द सीएचओ और नॉट, बिकॉज जो भी इंडियन नर्सेस है अभी अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो है सभी सीएचओ की उसमें जा रहे हैं। क्योंकि क्यों जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो बताऊंगा, और ये वीडियो जो है आपको कहीं भी और नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ फैक्ट पे बात करता हूँ और मैं जेन्युइन आपको फीडबैक दूंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि इस टॉपिक पे मैं कुछ रेलिवेंट जो टॉपिक उठाने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपने टाइटल देख चुका है कि ये वीडियो केवल और केवल हाउ टू बिकम ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ इन इंडिया, ओके, फॉर द इंडियन नर्सेस एज वेल एज फॉर द डॉक्टर्स दोज हु हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम आयुर्वेद, ओके। पहला जो है इसमें क्राइटेरिया में मैं बात करूँगा। दूसरी टॉपिक में जो बात करूँगा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होने वाली है। तीसरी मैं बात करूँगा कि आपका इसमें जो सैलरी है किस तरीके का सैलरी मिलता है, कौन से स्टेट में अच्छा सैलरी है, कहाँ पे अच्छा सैलरी नहीं है। चौथी बात करूँगा मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, एंड देन मैं सजेशन के ऊपर बात करूँगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए या फिर कोई भी टॉपिक जो कि आपको लगता है कि बड़ा ही जेन्युइन है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं वाकई में उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा और आप तक मैं पहुँचाऊँगा थ्रू माई रिसर्च, ओके। सो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि मैंने बात किया था कि हाउ टू बिकम ए सीएचओ, तो सीएचओ बनने के लिए जो है ना आपको क्या चाहिए, सबसे पहली जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन आप एज ए बैचलर, यू शुड हैव ए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, वो बहुत प्रेफरेंस करते हैं। अगर वो नहीं तो आपने अगर जीएनएम किया हुआ है और पोस्ट बीएससी कर रखा है विद सीएचसी, जो कि आपका सर्टिफिकेशन होता है, जो आपके कॉलेज से आपको इशू होती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग आप कम्युनिटी फील्ड में आपने कर रखा है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। एडिशनली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको, अगर आप नर्सिंग से नहीं है तो आप एमबीबीएस कर रखिए आयुर्वेदा से। तो अभी जो है आयुष्मान, जो आयुष डिपार्टमेंट है, उन लोग भी ये हायर कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन द आयुष्मान हेल्थ सेंटर। तो उनका भी एक हेल्थ सेंटर है जहाँ पे वो एमबीबीएस आयुर्वेदा से जो है उनको सैलरी पे करते हैं और उनको ये जो डेजिग्नेशन दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमारा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और इस तरीके से वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी बोल रहा हूँ, कोई भी इतनी बेहतर से एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरे पास इतना बंच ऑफ मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है इस एज ए बीइंग ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो मैं आपको सच बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था उस बहन का जो कमेंट था कि वो चाहती थी कि वो करे या नहीं करे, बेटर स्कोप है कि नहीं, क्योंकि हज़ारों के आधार पे वैकेंसीज हर स्टेट निकाल रहा है। वाई, इसके पीछे भी एक डिप्लोमेटिक आइडिया है गवर्नमेंट का, और उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है ना। तो मैं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर स्कोप जो है ना इस बीइंग ए सीएचओ, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आप एनालाइज कीजिएगा कि अगर मेरी बातों पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं, आप गूगल कीजिए, आप अपने कलीग्स या अपने फ्रेंड्स या अपने भाई बहन जो भी हैं, उन लोग जो भी कर रहे हैं, सीनियर जूनियर है, उनसे आप पूछ सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपने टाइटल जैसे पढ़ा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम क्या होता है। ऑब्वियसली आपको एक सेंटर दे दिया जाएगा, जहाँ का जो हम क्राइटेरिया से बात करें तो 5000 पॉपुलेशन में एक सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जो प्लेन एरिया में होता है। बट अगर हिली एरियाज़ में बात करें तो 3000 पॉपुलेशन के अंडर में एक सेंटर होना चाहिए। बट कई जगह पे ऐसे, जैसे कि मेरे सेंटर में मैं 10,000 पॉपुलेशन पे एक मैं खुद अकेला हैंडल करता हूँ, जो कि बहुत बड़ा ही पॉपुलेशन, जहाँ पे आपका 2 सेंटर होना चाहिए। तो देयर इज अ लैकिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इस तरीके से नहीं, वो लोग सेंटर नहीं बना पा रहे। और इसी कारण क्या होता है कि ओवरलोड हो जाते हैं, है ना, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आपका टारगेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 10,000 पॉपुलेशन। तो इसमें आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला है कि आपका क्लिनिकल पार्ट। ठीक है, क्लिनिकल पार्ट में आप जो सीखे हो एवरीथिंग आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। इंक्लूडिंग मैं बता रहा हूँ, आपका इमरजेंसी देखना होता है, आपको एक ओपीडी मिलेगा, उसमें आपका खुद का चैम्बर होगा, उसमें आपको पेशेंट देखना होता है,
लगभग आपका जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, लाइक जो भी सीएचसी या बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देखते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पेशेंट देखना है। बट यहाँ पे आपका एक बेनिफिट ये है कि बहुत लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मेडिसिन हमारे बीइंग सी जो लिमिटेड आपको मिलेगा, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से आप उस मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और दे सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको अगर पेशेंट कोई मिला बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन में है या ट्रॉमा पेशेंट है, तो आप टेली कंसल्टेशन का हेल्प लेके उनको प्रिस्क्राइब प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको आप मेडिसिन प्रोवाइड करके हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट आ रहे हैं तो आपको इसमें डिलीवरी कंडक्ट करवाना पड़ता है। तो इसमें आपका मैन पावर की मैं बात करता हूँ, तो इसमें मैन पावर आपको कौन कौन होता है। आपको 2 एएनएम मिलेंगी, ठीक है। आपको एक एमपीडब्ल्यू या एसडब्ल्यू मिलेगा। उसके नीचे आपको उस एरिया के पर्टिकुलर आपके विलेज कितने, उस हिसाब से आपको आशास मिलेंगे, जो आशा कर्मचारी होती हैं, और उन सबको उनके साथ। तो आप इनका मतलब जो सीपीएचसी टीम कहते हैं, तो उस सीपीएचसी टीम के आप हेड होंगे, लीडर होंगे। उसके नीचे आपके सारे जो स्टाफ है, इंक्लूडिंग 2 एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा सुपरवाइजर, एंड उसके नीचे सारे आशास आ जाएंगे। तो ये सारे टीम को लेके आपको कम्युनिटी में आपको काम करना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया तो आपको यहाँ पे देखना है, सेंटर पे देखना है, मेडिसिन प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको लैब जो काम देखते हैं वो कोई लैब के इंसान लोग नहीं मिलेंगे, स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको इंक्लूडिंग करना है। तो अगर आपको एमपीडब्ल्यू मिल रहा है तो वेल एंड गुड। ये एमपीडब्ल्यू आपको हेल्प करेंगे कि आपका सारा जो भी मेडिसिन हो या फिर आपका लैब टेस्ट होता है, जैसे कि आपको हेमोग्लोबिन देखना, शुगर लेवल देखना, मलेरिया जो टेस्ट वगैरह करना, जो किट के थ्रू है ना, तो वो लोग करके दे देते हैं। और ये लोग आपको फील्ड लेवल में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हो तो इसमें काम जो है, सबसे बड़ा टास्किंग जो है आपको एनसीडी बोलते हैं, जिसको होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें आता है कि आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस। तो इसको स्क्रीनिंग करना पड़ता है। और अगर आपका स्टाफ वेल एंड गुड आपके साथ कॉपरेट करे तो बहुत अच्छा है, वरना ये बहुत बड़ा ही टास्क होता है। और स्पेशली पॉपुलेशन हाई एरिया में जो सीचो काम कर रहे होंगे या मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसमें आपका टारगेट फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि अभी इंडिया हमारा मतलब दिया हुआ है टारगेट फुलफिल करने के लिए, एवरी मंथ में एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया गया है, उसको आप फुलफिल करोगे। तो मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको ये टारगेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और ये आपका रिफ्लेक्ट करता है आपका सैलरी पे भी, है ना। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका हाइपरटेंशन देखना होता है, स्क्रीनिंग करना पड़ता है। हर हफ्ते में 2 बार आप किसी पर्टिकुलर विलेज में जाना है, आपको कैंप बैठाना है, सारे स्टाफ को लेकर आपको वहाँ स्क्रीनिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको वहाँ पे निकालना पड़ता है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन मिला या डायबिटीज मेलेटस मिला, उसको आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना है, और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आपको रेफर करना है। उसके साथ साथ आपको फॉलोअप भी करना है। जैसे कि इस महीने मुझे 10 अगर हाइपरटेंशन मिले और 10 डायबिटिक मेलेटस मिले, तो इसको हर मंथली मुझे 6 मंथ तक फॉलोअप करना पड़ेगा। और पहले जो था, जब हमने ज्वाइन किया था, तब ये पोर्टल सिस्टम नहीं था, बट आजकल ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप दिन को स्क्रीनिंग भी करो, फिर शाम को आके आप पोर्टल में घुसाओ, पोर्टल में भी एंट्री करना, फिर पोर्टल में ही आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो जो है ना, टास्क जो बढ़ जाता है, और आप मतलब समझ सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है इस तरीके के करने में। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। तो और एक, जो कभी पेशेंट आपने देख लिया, गांव पे गया, आपको कुछ मिला, जीरियाट्रिक पेशेंट है या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आपको होम विजिट भी करना पड़ सकता है, जाकर आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू आपका चल रहा है ना, उस हिसाब से आपको उसको रेफर करना है तो रेफर कीजिए, मेडिसिन देना है तो मेडिसिन देना है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। साथों साथ हमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इन्फेंट डेथ, ठीक है, और मतलब मैटरनिटी एंड इन्फेंट डेथ, ये 2 चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट देती है कि इस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ कभी होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप पे मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़ा आफत आ सकता है कि आपने क्या किया। तो आपको हर चीज़ का डिटेल्स रिपोर्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो बैठे हैं उनको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो भी डाटा हर महीने का, आपको इम्यूनाइजेशन जो होता है, कितने लोगों ने इम्यूनाइजेशन बच्चे को मिला, क्या नहीं मिला, वो सब आपको अपडेट, आपका रिकॉर्ड, मतलब आपको सारे डाटा मेंटेनेंस करना पड़ता है। जबकि आपके एएनएम जो होते हैं वो काम करेंगे, लेकिन डाटा मेंटेनेंस आपको करना होता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर स्टाफ वेल एंड गुड है, अच्छा है, आपके साथ कोऑपरेटिव है, तो वो भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे नहीं हो तो फिर खुद ही करना पड़ता है ना। और मंथली आपको हमेशा HMIS करके एक फॉर्मेट मिलता है, जिसमें आपको मंथली रिपोर्टिंग देना पड़ता है। उस रिपोर्टिंग में आपका कितने ANC जो प्रेगनेंसी नए फर्स्ट टाइम स्टेज में आ गए, जो नए नए एलिजिबल कपल है उनमें प्रेगनेंसी में, वो सब का डाटा घुसाना पड़ता है। कितने डिलीवरी आपने कराया उसका, कितना आपका OPD का अटेंडेंस कितना है उसका। तो लगभग अभी तो हम 6 क्राइटेरिया पे काम करें, लेकिन अभी आने वाला है 12 पैकेज ऑफ सर्विस, जिसमें आपका माँ के पेट से लेके बुढ़े होने तक का जो भी ये है आपका जो ग्रोथ है, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, तो वो सबको आपको मेंटेन करना पड़ता है 12 पैकेज ऑफ सर्विस के साथ, है ना। तो रफली मैं इतना ही बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो सेंटर पे बैठना पड़ता है, आपका ड्यूटी जो टाइमिंग होती है आपकी लगभग 9 से 2 होता है। बट कई जगहों पे अगर आप रह रहे हो, तो मैं तो शायद मुझे क्वार्टर मिला हुआ है तो मैं रहता हूँ, तो मुझे 24/7 मुझे सर्विस करना, क्योंकि अगर आप सेंटर पे, अगर आपको क्वार्टर है आपके हॉस्पिटल के पास, तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपका रहने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है ना, आप कहीं भी काम कर रहे हो एज ए बीइंग CHO, तो आपको कम्युनिटी
में पीपल लोगों के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ दोनों कोलैबोरेशन करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे हो, काम कर रहे हो ना, वहाँ पे कम्युनिटी लेवल में आपको सर्विस देना है, लोगों को उससे फुलफिलमेंट करना होता है। नहीं तो क्या होता है ना कि वो आपके साथ मतलब क्या होता है, थोड़ा रहने में या फिर आपके साथ कॉपरेट करने में कम्युनिटी वालों को थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं इतने मतलब समझदार नहीं होते, तो उनको हर एक चीज़ बहुत बताना पड़ता है, इंक्लूडिंग आपका फैमिली प्लानिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है, उस चीज़ को ग्रोथ नहीं होने देने के लिए उसको फैमिली प्लानिंग के लिए, जिसमें आपका फैमिली प्लानिंग के सारे जो चीज़ें होते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट सोल्यूशन टू टेम्परेरी सोल्यूशन, इंक्लूडिंग आपका आईपीएल से लेके कॉन्डम से लेके कैथेटराइजेशन से लेके सर्जरी से लेके, मतलब हर चीज़ उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग जब आप पेशेंट आता है आपके पास प्रेग्नेंट आईएनसी मतलब डिलीवरी जब प्रेग्नेंट हो गया रजिस्टर, उसको भी काउंसलिंग करना पड़ता है कि आप क्या क्या खाएं, डाइट इंक्लूडिंग डाइट, तो मतलब लगभग सब चीज़ आपको करना पड़ता है। मतलब मैं अगर सिंपल से आपने बोलूँ ना कि आपकी जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो भी आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिलते हैं, यहाँ पे उसके समरी वाइज ना मतलब रफली आपका सारा नॉलेज होना पड़ता है इसमें, और ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे काम करते रहो ना, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सही बता रहा हूँ मैं, मैंने आईसीयू में मैं कर रखा था, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे आया, उसी चीज़ को मुझे याद करने लगा ना कि अरे मैं इससे मतलब लोगों को बेनिफिट दे सका, क्योंकि मुझे आता था ये सब चीज़ों को। जब आईसीयू में कोई बंदा कर रखा है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो आप नॉलेज रखोगे और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, और बात करता हूँ इसमें आपका एक बहुत मेजर रोल है कि यहाँ पे आपका प्राइमरी जो होता है ना सेंटर हो गया, ये जो है इसमें आपका जो अगर पेशेंट मिल रहा है तो फर्स्ट जो है ना रेफरल स्टार्ट होता है आपका HWC से, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। अभी आज गवर्नमेंट ने इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से ये कर दिया गया, नामांकन हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रेफर करना होता है, तो आप कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट पीएचसी में करेंगे, पीएचसी से फिर डिस्ट्रिक्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल हॉस्पिटल, ऐसे करके क्राइटेरिया होता है। तो आपको लो के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है। तो इसमें जो चैलेंजिंग पार्ट में अभी बात करूँगा आपका, जो बहुत ही बड़ा ही मतलब इश्यू जो होते हैं, तो मुझे अगर पर्सनली कोई पूछे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं डिपेंड करता है कि अगर किसी को चाहिए कि वेल एंड गुड आप ड्यूटी करो और घर पे जाओ मज़े से सो जाओ, तो आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हैं बीइंग ए सीएचओ, आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को एनहेंस करें, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर कैरियर, देन यू मस्ट नॉट गो फॉर सीएचओ, ट्राई सम अदर फील्ड, लाइक यू कैन गो टू द एम्स, यू कैन प्रिपेयर फॉर द एम्स ऑल्सो। तो आप एम्स के थ्रू आप अपने आप को एक रजिस्टर करके आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल में आप काम करेंगे। और एब्रॉड का तो जैसे कि आपने मेरे हर वीडियोस में देखा, अगर मेरी वीडियोस पुराने आपने नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं इस टॉपिक पे, एब्रॉड से रिलेटेड कहाँ कहाँ काम करना है, क्या क्या सैलरी है, अच्छा पैकेजेस है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि सीएचओ का काम आप अगर कर रहे हो ना, तो आपके पास एक अच्छा डेडिकेशन होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, और हर दिन आपको ये लगेगा कि मैं छोड़ दूँ। और सीएचओ का जो जॉब होता है ना, ये अभी एनएचएम के अंडर में, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में बहुत सारे स्टेट ने इसको परमानेंट भी कर दिया है, और कुछ लोग अभी करने पे तुले हुए हैं। और इसकी मैं बेसिक स्केल की बात करूँ, जो पे स्केल, जो कि आप, मुझे पता है आप वेट कर रहे हो कब बोलूँ मैं, तो इसका जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होता है 25K से, जो कि 25,000 के आसपास। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एनसीडी, जिसके नॉन कम्युनिकेबल स्क्रीनिंग के ऊपर। तो ये जो काम हो गया ना, ये आपका एक ही सिर्फ नहीं है, एनसीडी रिलेटेड, आपका इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, आपका ओपीडी से रिलेटेड, आपका डिलीवरी कंडक्ट करवाए, ये सारे कामों का एक पीबीआई होता है, जिसको हम मतलब इसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। तो ये आपका होता है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से 15,000। तो इधर 25 और 15 कितने होंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका सैलरी है लगभग 40 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता हूँ कि ये 40 जो है कि ये सपना है, सच है या मिथ है। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो शायद ये कुछ स्टेटों में मिल रहा हो, कुछ में नहीं मिल रहा है। इसमें आपका क्राइटेरिया फुलफिलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आप एनसीडी कर रहे हो, आप ओपीडी अच्छा से देख रहे हो, सब चीज़ आप फुलफिलमेंट कर रहे हो और पोर्टल में अपलोड कर रहे हो, तो ही जाके आपको ये 15,000 जो पीबीआई की मैंने बात बोली, ये आपको मिलेगा। वो भी ऐसा नहीं मिलेगा, आपका वहाँ से रिडक्शन हो जाता है। कभी कुछ आपका टारगेट उतना फुलफिल नहीं हुआ है, तो जैसे कि आपका टारगेट है 1000 ओपीडी आपको देखना है, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ मिलेगा। उसी तरह एग्जाम्पल आपने 500 किया तो उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट अलग स्टेटों में बहुत कॉपरेट होता है, हम लोग को मिलता है लगभग आपका 13,000 के आसपास, तो सिंपली आपको दे ही देते हैं। तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पीबीआई अभी तक लगभग मेरी 2-3 साल की मेरी रुकी हुई है, और शायद मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ शायद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो यही चीज़ है। और जो चैलेंजिंग पार्ट इसमें यही है कि आपको जो पीबीआई के लिए आपको जो टास्किंग होता है, टास्क जो आपको फुलफिल करना पड़ता है, उसको आप फुलफिल कर लेते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन आपका अगर पॉपुलेशन कम है, अगर छोटे एरिया में आप काम करें, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप फुलफिल कर सकोगे। लेकिन लाइक मेरे अगर 10,000 टाइप के पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आप फुलफिलमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी पूरी सर से पाँव आप रगड़ जाओगे, लेकिन फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, और बहुत लोग मेरे दोस्त डिप्रेशन या लाइक एंजाइटी में भी चले जाएं, क्योंकि अगर टारगेट फुलफिल नहीं करो तो आपको ऊपर से फ़ोन आएगा, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, टीम विजिट करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को सह सकते हो, और आप मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर टेक्निकली आप बहुत अच्छा से वेल प्रिपेयर्ड हो, तो आप
कीजिए। दूसरी चीज़ है आपका इसमें आईपीआर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ लोगों के साथ, जो चैलेंजिंग होता है क्योंकि कई बार आप कुछ चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते हैं, मतलब आपके स्टाफ नहीं सुनते हैं, तो आपको उनमें चिल्लाना भी पड़ता है, भड़कना भी पड़ता है और किसी तरीके से आपको उनको मैनेज करके काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। सॉरी, मेरे गला थोड़ा बैठा हुआ है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और जिसकी भी नीड हो, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं आपसे जुड़ा रहूँ। मैं वैसे कहता नहीं हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, अगर सही में आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना? तो पे स्केल की बात मैंने कर दिया। अब इसका इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जो सैलरी हर साल मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं असम से हूँ, तो यहाँ पे आपका 8% इंक्रीमेंट आपका होता है हर साल, ठीक है? इसमें भी आपका डिस्ट्रिक्ट में बुलाएँगे, आपका सवाल-जवाब पूछा जाएगा, आपका 1 साल का पूरा वो देखेंगे, मतलब जो कि अप्रैल टू अप्रैल जो होते हैं ना, तो वो देखते हैं, देखने के बाद आपसे सवाल-जवाब पूछा जाएगा, ये कैसा है, वो कैसा है, तो उसके जब आपके आप फुलफिल है तो आपके इस हिसाब से बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट सभी का बढ़ जाता है, मतलब 8% तो इंक्रीमेंट हर साल होता ही है ना? अ, अब यहाँ पे जो चैलेंजिंग पार्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पे आईपीआर मेंटेन करने का, तो आईपीआर मेंटेन आप कैसे करेंगे? जैसे कि आप सोच के देखिए, एक एएनएम जो कि रेगुलर है, आप तो एनएचएम में, आपकी दुगनी सैलरी उसकी है, आप कम एज के वो बुजुर्ग हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे तो बहुत लोग, अगर सही से बोलूँ तो कोई सुनता नहीं है, और इसी तरह से आपको मैनेज करके चलना पड़ता है क्योंकि वो रेगुलर है, तो उनका अलग ही थोड़ा सा वो ऑरा होता है जिसको आपको डील करना पड़ता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं स्टाफ को, किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन मुझे जितने भी मेरे कलीग लोग देख रहे होंगे तो मुझे पता है, आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना? बहुतों के साथ, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोग के तो हर रोज़ कंप्लेंट रहते हैं कि ये वो सुनते नहीं है, हमेशा आर्ग्यूमेंट, कभी ना कुछ, मतलब बायलैटरल काम करने में बहुत दिक्कत आती है, और प्रॉब्लम यही है कि वो बुजुर्ग हैं और सीनियर हो, मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं उस चीज़ पे और दूसरी चीज़ है उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा और रेगुलर भी है, तो उनको टेंशन नहीं है क्या क्या ही उखाड़ लोगे, है ना? इस तरीके से एक थोड़ा हो रहा होता है ना? तो फाइनल में आता हूँ मैं सजेशन के ऊपर, जो कि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, कि मेरा फीडबैक ये है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस तरीके से उस बहन ने मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे, जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, मुझे सीएचओ में जाना चाहिए, क्योंकि वो थी उत्तराखंड से, और उन्होंने यही सवाल पूछा था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इतने इतने 4000 पोस्ट निकले, मुझे जाना चाहिए कि नहीं भैया? तो मैंने उनसे एक ही बात कहा, देखो बहन, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रो नहीं चाहिए लाइफ में और आप कुछ एक्स्ट्रा अपने लाइफ को डेवलप नहीं करना चाहते, तो वेल एंड गुड आपके लिए, आप लड़की हो, आप आराम से घर से ड्यूटी से घर आइए और आप अपने लाइफ को, मतलब एक तरीके से फॉर्मल तरीके से आप कर सकते। लेकिन आप अगर एक्साइटेड हो अपने प्रोफेशन को लेकर, आप वेरी सीरियस, अगर आप बहुत सीरियस हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँ, प्लीज़ डोंट गो फॉर सीएचओ, यू हैव द बेटर ऑप्शंस, नंबर्स ऑफ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल आउटसाइड, ओके? मैं तो उनको तो मैंने कहा है कि आप एम्स की तैयारी करो, बहन कर भी रही हैं, और उनसे मैंने ये भी कहा कि अगर आप एम्स में भी आपको मन नहीं, तो एब्रॉड के लिए आप ओईटी तैयारी करो, आईएलटीएस की तैयारी करो, बहुत सारे स्कोप है, बाहर जाके आप डॉलर्स और यूरो में आप कमा सकते हो, जब आपको इनकम ही करना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा यूनिक लाइफस्टाइल ग्रोथ करना चाह रहे हो, है ना? तो उन्होंने सारी बातों को मैंने उनको समझाया और बताया कि क्या-क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स हैं इसके, और क्या-क्या चैलेंजिंग पार्ट्स होते हैं। सैलरी के बारे में बताया, तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इससे, लेकिन मेरा अगर जेन्युइन फीडबैक हो ना, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सकते हो, आप अगर कुछ और की तैयारी कर सकते हो, तो आप उसमें जाइए, क्लिनिकल में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है ना, आप जो हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको सारा काम, मतलब आपके ऊपर लोड दे दिया जाता है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स, मैं भूल गया था बोलने के लिए, प्रोग्राम जो होते हैं, ये एनएचएम के प्रोग्राम, जिसमें आपका हर महीना कुछ ना कुछ डे आता है, तो उसको करो, प्रिंट आउट कराओ, प्रोग्राम करवाओ, फिर अपलोड कराओ फ़ोटो, फिर पोर्टल में डालो। दूसरा चीज़ है कि कैंप कराओ, योगा कराओ, वगैरह-वगैरह सब कराते रहो। उसके बाद अवेयरनेस कैंप कराना है, यही सब प्रोग्राम। अब जो बेसिकली जो बहुत स्ट्रॉन्गनेस आजकल गवर्नमेंट ले रही है, जिसमें आपका कायाकल्प आ गया, इसको हर साल कराना पड़ता है, जिसमें आपको डेकोरेशन करके आपका जो भी क्राइटेरिया, क्वालिटी क्राइटेरिया, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ भी गलती हुई तो आपके सर फटेगा, उसमें कोई किसी को बोल नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है, अभी जिसका सेंटर कायाकल्प मैंने, जैसे मैंने कर लिया कि 2-3 साल मैंने विन कर दिया कायाकल्प पे, तो अब आगे एनक्वास, जो कि नेशनल क्वालिटी वो ऑडिट होता है, उसमें आपका बैंड बजाता है, पूरा ए टू जेड सेंटर लेवल पे इस हिसाब से होना पड़ेगा, और जहाँ आपका मैन पावर नहीं है, फिर तो आप गए, जिससे मैं फेस कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा एक एमपीडब्ल्यू एसडब्ल्यू जो है वो रिटायरमेंट ले लिए, तो बच गया मैं। तो सारा काम अपने सर पे आ जाता है और सारे रोल्स, आपको नींद भी नहीं आएगी कभी-कभी टेंशन में, और ऊपर से प्रेशर आते रहेगा, करो, 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 जबकि आप जानते हो कि आप अभी नहीं कर सकते हो, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना? ना ही फाइनेंशियली, ना ही इमोशनली, ना ही आपको मेंटली कुछ नहीं होने वाला, खुद ही करना पड़ता है। तो मैं बेटर यही बोलूँगा कि अगर आप ये सब चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ सकते हो, तो कीजिए, वरना आप कोई बेटर ऑप्शन देखिए और उसमें आप अपना कैरियर बनाइए, है ना? तो वी आर एट द एंड। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो मेरे इंस्टा आईडी में आप फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब भी वहाँ पे भी दूंगा, जैसे मैंने इंस्टा आईडी में आपने कैप्शन में दे दूंगा। और कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यूज़ आपको लग रहे हो अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए, तो प्लीज़ अपने, मतलब भाई या भैया, जो भी समझ के, आप सीनियर समझ के, आप मुझे एकदम जेन्युइनली आप बताइए आपके इश्यूज़। मैं पूरा कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, या आपको डायरेक्ट 1 to 1 में बात करके आपका